आइए बेटा, हम लोग आज कैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड किया जाता है कंपाउंड के अंदर, इसका डिस्कशन हम लोग करने चल रहे हैं। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल हमें दिया जाएगा, अब वो कंपाउंड एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है कि अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन, एस्टर, एमाइड, कौन सा कंपाउंड है, ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पढ़ना होगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को हम लोग हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स भी कहते हैं, उसी को इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, या उसी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं। तो हम लोग डाल ले हेडिंग पहले, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसी को कहा जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ओके, इसी को हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स भी कहा जाता है, और इसी को हम लोग हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स के साथ साथ इंडेक्स नंबर भी कहते हैं बेटा। क्लियर? अब अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड हमें दे दिया गया, सपोज मान लीजिए ये दे दिया गया C4H8, या दे दिया गया C4H8O, या दे दिया गया C4H6, तो ये कंपाउंड कौन सा है? एक तो आप इसमें फार्मूला चेक करें लगा लगा करके बार बार, या दूसरा तरीका है कि हमको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फार्मूला पता हो, अप्लाई करके फाइंड आउट कर लें कि कंपाउंड कौन सा है। तो आइए हम फार्मूला सीख लेते हैं, फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं बेटा इस पर। तो पहले जान लें कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया होगा, इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन, तब आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू होता है C+1 माइनस M माइनस T/2। ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे। बात स्पष्ट? जहां पर C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जहां पर M क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, और जहां पर T क्या है? ट्राईवैलेंट एटम्स। कंपाउंड के अंदर कितने ट्राईवैलेंट एटम्स लगे हैं ये T बताएगा। ट्राईवैलेंट मतलब जैसे नाइट्रोजन, मोनोवैलेंट में जैसे हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन हो गए, ये सब मोनोवैलेंट में गिने जाएंगे बेटा। और कार्बन टेट्रावैलेंट चाहे कहें, चाहे नंबर ऑफ कार्बन एटम कहें। तो अगर कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूले का। और अगर मान लीजिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे दिया जाए, तब डी आप कैसे डायरेक्ट निकालोगे? तो डी इक्वल टू होता है नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग। इस फार्मूले का इस्तेमाल आप करोगे। ओके, अब आइए जरा हम लोग छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी जस्ट हम लोगों ने लिया, C4H8। अब अगर हम इसका देखें डी कितना होगा, तो भाई डी आप निकालिए। कार्बन संख्या कितना है? 4। अब देखना 4 ये और +1 5 हुआ। 5 में से 5 माइनस, या फार्मूला चलिए लगा लेते हैं, 4 + 1 माइनस मोनोवैलेंट कितने हैं? 8, तो हो जाएगा 8/2। तो 5 हुआ, 4 हुआ, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1। तो सीधे में लिख दे रहे हैं डी इसका निकल के आ जाएगा 1। यानी इस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि ये कंपाउंड एल्कीन है। ओके, या हो सकता है साइक्लोएल्केन भी हो। आइए C4H6 में जरा आ जाएं। जब आप इसका ड्यू निकालेंगे तो ड्यू इसका निकल करके आएगा 2। ऐसे ही C4H8O
इसमें चेक कर लीजिए, इसका डी निकल कर के आ जाएगा बेटा 1, 4 दूना 8, डी 0 डी 1 निकल कर के आ जाएगा डी इसका। चेक कर लीजिए, ऐसे देखिए 4 + 1 - 8/4, तो 5 4 1 निकल करके आया डी। क्लियर? इस तरीके से आप इसका डी ज्ञात कर सकते हैं और हमें ये पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, क्या है। अभी उस पर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। पहले हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करें। अच्छी तरीके से आप जान लें कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। किसी भी कंपाउंड को अनसैचुरेट से सैचुरेट में जाने के लिए कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, यही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। अगर कंपाउंड रिंग अवस्था में है तो उसको हम ओपन चेन में कन्वर्ट करते हैं और ओपन चेन में ले जाकर के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ तो हम लोगों ने चलिए फार्मूले से फाइंड आउट कर लिया कि भाई डी इसका कितना होगा। अगर हमें स्ट्रक्चर बना करके दिया गया होता तब हम डी कैसे फाइंड आउट करते? ये देखना, स्ट्रक्चर एक दिया गया, कुछ स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं। ये देखना, ये हुआ। अब अगर मान लीजिए हम आपसे पूछें साहब बताइए डी इसका कितना होगा, तो डी इसका कितना निकल करके आ रहा होगा बेटा? देखें जरा, 2 ही तो पाई बांड है, इसका डी हो जाएगा 2। इसका डी बताइए कितना निकल करके आएगा? ये देखिए 2 पाई बांड और प्लस 1 रिंग, तो कितना निकल के आ जाएगा? 3। इसका डी अगर आपको निकालना हो बेंजीन का, देखिए 1 2 3 और 1 रिंग, 4 निकल करके आ जाएगा। और वैसे भी आप निकाल लें C6H6 ही तो कंपाउंड ये था, बोले C6H6 कंपाउंड जब सैचुरेट में कन्वर्ट होगा बेटा तो ये किस में जाएगा? C6H14 में। ध्यान दें दूसरा तरीका डी ज्ञात करने का। एक तो आप इसका निकाल लीजिए, भाई 6 कार्बन था, 6 में 1 जोड़े 7, ठीक, और 6 हाइड्रोजन था, इसका आता हो जाएगा 3, तो 7 में से 3 आप माइनस करेंगे तो डी कितना निकल के आ जाएगा? 4। डी ज्ञात करने के एक और तरीका आप जान लें। C6H6 था, अनसैचुरेट से हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सैचुरेटेड ओपन चैन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब आप अनसैचुरेट से सैचुरेटेड ओपन चैन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जब सैचुरेट स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहा तो बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन हमने जोड़ा? 6 था, ये 14, तो कितना जोड़ा गया? 8। जितना हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका आप हाफ कर दीजिएगा, वही डी निकल करके आ जाएगा, क्योंकि उतना मोल H2 मॉलिक्यूल जुड़ता है इसमें। तो डी निकलने का एक और तरीका हो गया। डी अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं डेल्टा एन अपान क्या हो जाएगा? 2। डेल्टा एन क्या है? डिफरेंस अनसैचुरेशन और सैचुरेशन के बीच का। तो अनसैचुरेशन सैचुरेशन के बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो कितना है? 8। 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा? 4। तो इसका डी कितना निकल के आया भैया? 4। ये देखना डी ऑलरेडी आप 4 निकाल चुके हैं। बात स्पष्ट हुआ? जरा इधर आ जाए बेटा, और भी एग्जाम्पल के हम लोग निकालते हैं। ये देखना, इसका अगर हम डी निकालें तो 1 इसका हुआ, भाई कट कर दीजिए, ओपन में गया, कट कर दीजिए, ओपन में गए, तो कितना हो गया इसका? इसका डी निकल करके आ गया भैया 2। स्पष्ट? जरा इसका डी निकालिए, कितना निकल करके आ रहा है भाई? पहले रिंग गिन लीजिए, 1 2, 2 रिंग हुआ, एक 3 और एक ये 4, तो इसका डी कितना निकल के आ जाएगा? 4। इसका डी जरा ज्ञात कर लीजिए, 1 पाई 2 पाई 3 4, 4 पाई हैं तो 4 ये हो गया और 1 रिंग ये 5 और 1 रिंग ये 6, तो इसका डी कितना निकल के आ जाएगा भैया? ये इसका 6 निकल करके आ जाएगा डी। स्पष्ट हुआ?
आइए एक दो एग्जाम्पल ज़रा हम लोग और देख लेते हैं, ध्यान से इसको समझ लें। एक दो एग्जाम्पल ज़रा और हम लोग लेते हैं बेटा। ये देखना, जैसे मान लीजिए कंपाउंड हम ये लेकर के चलें, दिस इज कॉल्ड क्यूबेन C8H8। इस कंपाउंड का अगर आप DU मॉलिक्यूलर फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना चाहेंगे तो DU निकल करके आ जाएगा 5। ये बुकलेट में अगर 6 लिखा गया होगा तो उसको सही कर लीजिएगा, इसको 5 कर लीजिएगा बेटा बुकलेट में आपके, ठीक है, 5 होगा। कैसे, ज़रा इसको आप देखिए। जब आप इसको सैचुरेट से, जब आप इसको रिंग से ओपन चेन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कितना बॉन्ड पहले आप तोड़े। ये देखना, एक बॉन्ड ये टूटा, एक बॉन्ड ये टूटा और एक बॉन्ड ये टूटा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो देखिए 3 बॉन्ड आप तोड़ चुके हैं। जितना बॉन्ड आप तोड़ते हैं उतना DU निकल करके आता है इसका। अब देखना सिचुएशन ये बन करके आया। ये देखना, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड आप तोड़ चुके। देखिए यहाँ बॉन्ड टूटा, यहाँ टूटा, यहाँ टूटा, 3 टूट गया। आप इसको जरा इसमें कन्वर्ट करिए। इसी को हम खींच दिए इधर, ठीक है। अब इसको सैचुरेट में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो एक और तोड़िए और एक बॉन्ड और तोड़िए। 3 आप यहाँ तोड़ चुके थे, 1 2 3, एक 4 और एक ये 5 बॉन्ड आप तोड़े। ये देखना, ये देखना, ओपन चेन में गया, सैचुरेटेड ओपन चेन में। तो यहाँ तक आप चलने के लिए कितना बॉन्ड तोड़े, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसीलिए इसका DU कितना निकल के आ रहा है भैया, 5। तो बॉन्ड तोड़ करके भी आप देख लिए, फार्मूले से भी आप निकाल के देख लीजिए, DU 5 ही निकल करके आएगा। इसे बोलते हैं क्यूबेन। ऐसे ही आइए ज़रा प्रिजबेन का हम लोग देख लें बेटा। ये देखना, ये देखना, इसका भी DU जब आप निकालेंगे, इसका DU कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल करके आएगा। तोड़ के देख लीजिएगा फटाफट, दिखाएं तोड़ करके। ये देखिए, एक बॉन्ड हमने तोड़ा, फिर जरा इधर आ जाए भैया, एक तोड़ा, 2 तोड़ा, 3 तोड़ा, 4 तोड़ा, 5 तोड़ा, ठीक है, 5 हुए। देखिए 1 2 3 4 और एक कहाँ गया, 5। अब देखिए जब जब सब तोड़ते जा रहे हैं, ऐसे आप देखते चलिए इसको बेटा। देखना, एक आप तोड़ चुके हैं, ठीक है, एक तोड़े तो इसको भी हम तोड़ देते हैं पहले। ये देखना, 2 टूटा, इसका DU 6 नहीं आएगा बेटा, इसका DU आएगा 4, ठीक है, क्योंकि बेंजीन है ना ये C6H6। गलत हम खुद ही लिखे बैठे हैं, इसलिए इसका DU 4 आएगा बेटा C6H6 का। देखिए एक बॉन्ड ये टूटा, ठीक, फिर देखिए पीछे का 2 तोड़े, फिर जब 2 तोड़े तो इसको आप इस तरफ ले आइए। ये देखना, ठीक है, एक टूटा, 2 टूटे, फिर ये देखना ये 3 टूटा। तो जब 3 टूट जाएगा, इसमें गया, फिर एक और तोड़ दीजिए। 4 टूटा। देखिए 1 2 3 और ये 4, फिर ये ओपन चेन में आ जाएगा ये कंपाउंड। स्पष्ट, क्लियर हुई बातें। तो इसका DU 4 होगा, इसका DU 6 नहीं होगा। इट्स क्लियर। आइए भैया, अब अगर हम
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट कर ले जाएंगे, तो अब हम लोग अनुमान भी लगाना सीख जाएंगे कि दिए गए कंपाउंड में कौन कौन सा मॉलिक्यूल की संभावना हो सकती है। आइए जरा भैया हम आपको थोड़ी सी और बारीकियां सिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और उसका DU आप निकालें और DU निकल करके आ जाए 0, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कंपाउंड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और हैलोजन हो और उसका DU अगर 0 निकल करके आया है तो कंपाउंड क्या हो सकता है? हो सकता है एल्केन है अगर ये होगा, या हो सकता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, या ऐसे कह सकते हैं सैचुरेटेड एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइड, ये हो सकते हैं। क्लियर? अगर मान लीजिए इसी कंपाउंड में DU निकल करके आ जाए, एक कंपाउंड मान लीजिए कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और DU निकल के आ जाए क्या? एक। ऐसे देखिए कार्बन हो, हाइड्रोजन, DU निकल के आया एक, तो कंपाउंड क्या हो सकता है? या तो एल्कीन होगा या साइक्लोएल्केन हो सकता है। सवाल उठता है भाई हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एल्कीन है कि साइक्लोएल्केन है? तो जान ले जरा, अगर हम ओजोनोलिसिस कराएंगे, इट डू नॉट गिव ओजोनोलिसिस रिएक्शन, और अगर हम यहां ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनाएगा बेटा, एल्कीन है, ओजोनलाइज्ड हो जाएगा, गिव्स प्रोडक्ट। लेकिन साइक्लोएल्केन डू नॉट गिव प्रोडक्ट, ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन नहीं देगा। तो यहां से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। बात स्पष्ट हुआ? आगे देखें जरा, अगर मान लीजिए कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन हो और सपोज DU निकल करके 2 आ जाए, तब इसका मतलब इसमें 2 पाई बांड है। क्लियर बात? 2 पाई बांड है बेटा। तो कंपाउंड क्या हो सकता है? हो सकता है एल्काइन हो सकता है कि डाईइन हो सकता है कि साइक्लो एल्कीन हो। बात स्पष्ट? अगर एल्काइन होगा तो ओजोनोलिसिस कराने पर, अगर एल्काइन होगा तो ओजोनोलिसिस कराने पर बेटा 2 प्रोडक्ट देगा, 2 प्रोडक्ट देगा ये। अगर डाईइन होंगे, ओजोनोलिसिस आप कराएंगे तो 3 प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर साइक्लो एल्कीन होगा, ओजोनोलिसिस कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 प्रोडक्ट प्राप्त हो पाएगा। इट्स क्लियर? तो इस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा। क्लियर? अगर मान लीजिए कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और उसके साथ एक ऑक्सीजन भी हो, सपोज कार्बन, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और सपोज DU निकल के क्या आ जाए? 0। 0 का मतलब कि कोई भी इसमें अनसैचुरेशन नहीं है, सैचुरेट है। तो ये कंपाउंड क्या हो सकता है? या तो अल्कोहल होगा या हो सकता है कि ये ईथर हो। अगर अल्कोहल होगा तो ये विक्टर मेयर टेस्ट देगा, और अगर ईथर होगा तो विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देगा। यहाँ लिख दे रहे VMT, विक्टर मेयर टेस्ट, ये दे रहा, ये नहीं देगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे कंपाउंड अल्कोहल था कि ईथर था। ठीक है? यहीं पर अगर मान लीजिए
कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी हो और DU निकल करके आए 1, तो अगर DU 1 निकल करके आ रहा है तो कंपाउंड क्या हो सकता है? एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो सकते हैं। तो याद रखें, बट नॉट इनॉल। आप इनॉल ना बनाइएगा, क्योंकि इनॉल तो कीटो का ही दूसरा रूप होता है ना। अनसैचुरेटेड अल्कोहल बट नॉट इनॉल। अब अगर मान लीजिए एल्डिहाइड होगा तो फेलिंग सॉल्यूशन से ये रेड पीपीटी देगा। कीटोन अगर होगा तो फेलिंग सॉल्यूशन से कोई कलर नहीं देगा। अगर अनसैचुरेटेड अल्कोहल है तो ब्रोमीन सॉल्यूशन को क्या कर देगा? ये डीकलराइज्ड कर देगा। ब्रोमीन सॉल्यूशन को ये डीकलराइज कर देंगे बेटा। बात स्पष्ट हुआ? तो इस तरीके से आप DU पता चलने पर मॉलिक्यूल का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं बेटा। क्लियर? अगर मान लीजिए कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और 2-2 ऑक्सीजन है और DU इन केस मान लीजिए 0 निकल करके आया, तो हो सकता कंपाउंड डाईआल हो, डाईआल, लेकिन सैचुरेट होगा, अनसैचुरेट नहीं होगा। क्लियर? ये विक्टर मेयर टेस्ट भी देगा। तो जब एक ही कंपाउंड है, सैचुरेट है, डाईआल है, तो जाहिर सी बात इसमें कोई डिस्टिंक्शन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहीं पर अगर मान लीजिए DU 1 निकल करके आ गया, क्लियर बात? अगर DU 1 निकल करके आया, DU अगर 1 निकल करके आया तो क्या हो सकता है संभावना? तो या तो ये कंपाउंड एसिड होगा। एसिड कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। या हो सकता है ये एस्टर हो, या हो सकता है कि अनसैचुरेटेड डाईआल हो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो रिडक्शन कराने पर 1 मोल अल्कोहल प्राप्त होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो रिडक्शन कराने पर 1 मोल अल्कोहल मिलेगा। अगर एस्टर होगा तो रिडक्शन कराने पर ये 1 मोल है, ये 2 मोल अल्कोहल देगा। और अगर अनसैचुरेटेड डाईआल है तो ये विक्टर मेयर टेस्ट देगा अल्कोहल की वजह से। अनसैचुरेट है तो ब्रोमीन सॉल्यूशन को डीकलराइज भी करेगा ये। ब्रोमीन सॉल्यूशन क्या कर देगा? ये डीकलराइज कर देगा बेटा। ये बात स्पष्ट हुआ? अब इसी तरह से अगर मान लीजिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और 3-3 ऑक्सीजन है और सपोज DU निकल के आया 2, तो हो सकता कंपाउंड क्या हो? एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है। बात स्पष्ट हुआ? इसी तरह से आप ऐसे ध्यान दे लें, देख लें जल्दी से भाई। अगर कंपाउंड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन है और DU निकल करके 0 आए, तो या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन हो सकते हैं। इसी तरह से अगर DU 0 ना निकल करके आए, 2 निकल करके आए, तो कंपाउंड या तो साइनाइड होगा या हो सकता है कि वो आइसोसाइनाइड हो। आइसोसाइनाइड हो भाई। क्लियर? अब अगर साइनाइड होगा तो रिडक्शन कराने पर ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होता है, और अगर आइसोसाइनाइड होगा तो रिडक्शन कराने पर ये सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट होंगे भैया, सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट होंगे। ये बात स्पष्ट हुआ? कुछ चीज़ें क्लियर हुई?
और ज़रा गौर से जान ले, ध्यान से जान ले। नोट में कुछ छोटी छोटी बातें आप सीख लें, जान लें कि अगर dB निगेटिव निकल करके आए तो मे बी ये कंपाउंड के क्या होने की संभावना है। हो सकता कंपाउंड क्या हो, ऑर्गेनिक साल्ट हो, जैसे टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, या हो सकता है BDS बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। बात स्पष्ट हुआ। पहला पॉइंट नोट में। दूसरा पॉइंट, अगर कंपाउंड में एरोमेटिक रिंग मौजूद है, अगर कंपाउंड में एरोमेटिक रिंग मौजूद है तो उस कंपाउंड का dB 4 या 4 से ज़्यादा आ सकता है। कहने का मतलब कि इसका dB जो होगा 4 या 4 से ज़्यादा होगा। इफ़ एरोमेटिक रिंग एग्जिस्ट देन dB विल मोर, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, dB या du 4 या 4 से ज़्यादा हो सकता है। बात स्पष्ट हुआ। एक पॉइंट और जान लें, हो सकता है कि कोई आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए और उसका dB फ्रैक्शन में आ जाए। तो किसी कंपाउंड का dB अगर फ्रैक्शन में आया और आपको लग रहा साहब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो पहली चीज़ तो आप जान लें कि dB डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या कह सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU, या हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स या इंडेक्स नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो ये किस खोपड़ी में बैठा लें कि इफ़ DU इज फ्रैक्शनल देन इट विल नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसका DU फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ DU निकल कर आएगा ही आएगा। ये बात स्पष्ट हुआ। तो ये थोड़ी सी जो चर्चा की गई बेटा, किसके बारे में किया गया भैया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। किसके बारे में किया गया, प्रेडिक्शन किया गया कि अगर हमें DU पता चल जाएगा तो हम कंपाउंड का अनुमान क्या क्या लगा सकते हैं। तो ये जो अभी जस्ट आपने पढ़ा, पहले आप लोगों ने DU पढ़ा, फिर उसी DU का आपने एप्लीकेशन देखा। बात स्पष्ट हुआ। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के कितने आइसोमर बन सकते हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर्स पढ़ने चल रहे हैं बेटा। आइए बेटा, हम लोग अब आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं उसको पढ़ने चल रहे हैं। तो पहले हेडिंग डाल लें हम लोग, कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर्स। क्लियर। 3 मुख्य रूप से आप लोग आइसोमर्स पढ़ते हो बेटा, जिसमें हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के कितने आइसोमर्स बनेंगे, स्ट्रक्चरल कितने बनेंगे, स्टीरियो और कितने बनेंगे, स्टीरियो के ही अंदर 2, ऑप्टिकल कितने बनेंगे, ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे। पहली चीज़ तो आप ये जान लें, जब भी हम नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करेंगे तो उसमें टाटोमर को काउंट नहीं करते। टाटोमर को अगर आप काउंट करेंगे तो उसका एक ही रूप काउंट किया जाएगा। जैसे कीटो और इनाल 2 बनते हैं, तो कीटो के अगर आप लेंगे तो इनाल नहीं लेंगे, अगर इनाल लेंगे तो कीटो नहीं लेंगे, क्योंकि कीटो और इनाल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। सेपरेट आप उनको नहीं कर पाएंगे। तो जब सेपरेट नहीं कर सकते तो आप उनको अलग से आइसोमर के रूप में कंसीडर भी नहीं कर सकते। सेपरेशन क्यों नहीं हो सकता, उसके सब मेथड अलग हैं, ध्यान दें। दूसरे, कन्फर्मेशनल आइसोमर को आप काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ब्यूटेन आप ले लें और आपसे पूछा जाए कि इसके कितने कन्फर्मर बनेंगे, इनफाइनाइट कन्फर्मर बनेंगे। ईथेन आपको दिया जाए कि भाई बताओ ईथेन के कितने कन्फर्मर बनेंगे, इनफाइनाइट कन्फर्मर बनेंगे। तो क्या इनफाइनाइट कन्फर्मर आप गिनने बैठे हैं?
इसीलिए जब भी हम लोग आइसोमर की बात करेंगे तो कन्फर्मेशनल आइसोमर की बात नहीं करेंगे। नंबर्स जब भी पूछा जाएगा, नंबर ऑफ आइसोमर्स। दूसरी बात आप जान लें, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 3 जो आप पढ़ेंगे उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्ञात करने का तो फार्मूला है, ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने के फार्मूले हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने का एज इट इज़ फार्मूला कोई यूनिवर्सल नहीं है। अगर आप फार्मूला निकालते भी हैं तो पर्टिकुलर कंपाउंड पे वो अप्लीकेबल होगा और किसी अन्य कंपाउंड पर फिर अप्लीकेबल वो हो सकता है ना हो, 1 पर हो, 2 पर ना हो, या 4 पर हो, 5वें पर ना हो। मतलब कोई एज इट इज़ यूनिवर्सल फार्मूला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ज्ञात करने का नहीं है। सवाल उठता है फिर हम कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर को काउंट करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर को ज्ञात करने का एक ही तरीका है, आपका अर्जित ज्ञान और अनुभव। कोई भी फार्मूला अगर आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले आप उसका डीबी निकाल लें, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ज्ञात कर लें। जब आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे तो उससे अनुमान लग जाएगा कि दिया गया कंपाउंड कौन सा है। अगर एल्केन है तो हमें एल्केन के बाउंड्री लाइन में रह करके देखना है किस पर्टिकुलर कंपाउंड के कितने स्ट्रक्चर संभव हैं। अगर एल्कीन है तो एल्कीन के बाउंड्री लाइन में हमको रख करके देखना है। एल्काइन है तो एल्काइन की तरह सोचना है, अल्कोहल है तो अल्कोहल के अराउंड हमको रहना है। तो आइए हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाए जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखने चल रहे हैं बेटा किसमें, एल्केन में। और इसमें हम लोग जो देखने चल रहे हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर मुख्य रूप से देखने चल रहे हैं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ज्ञात करने के अलग टॉपिक हम लोग अभी निकालेंगे, देखेंगे। क्लियर। एल्केन में जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लें C4H10। अब सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो आइए चेक कर लेते हैं। ये देखना 1 2 3 4, एक आइसोमर ये बना। ये देखना, इसको आप क्या करिए, एक कार्बन कम कर लीजिए। जब आप एक कार्बन कम कर लेंगे चैन में इसके और इस कार्बन को बीच में लटका दीजिए, ये हुआ नॉर्मल ब्यूटेन। आप इसे क्या कहेंगे, एन ब्यूटेन। इसे आप क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। दिस इज एन ब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन। इसके अलावा बताइए क्या और कोई आइसोमर पॉसिबल है इसका? नहीं साहब। हाँ, कन्फर्मर की तरफ मत जाइएगा, हमने कहा ना कि कन्फर्मर आपको काउंट नहीं करने। ये दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमर है बेटा? कार्बन के नंबर 4 थे, यहाँ कार्बन के नंबर 3 हो गए, चैन छोटा हो गया, एक दूसरे के क्या हो गए, चैन आइसोमर हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि C4H10 के कितने आइसोमर बनेंगे, तो शांति से आप यही बोलेंगे साहब इसके 2 आइसोमर बनेंगे। अगला कंपाउंड जरा देखिए भैया, C5H12 ले लें। इसके पता करते हैं हम लोग कितने आइसोमर बनेंगे। ये देखना भाई, 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंटेन हुआ, ये हुआ एन पेंटेन। 1 2 3 4 आइसोब्यूटेन। 1 2 3 4 5, एक मिनट, आइसोब्यूटेन नहीं आइसोपेंटेन होगा। ये 5 कार्बन है ना बेटा, ये हो जाएगा नियोपेंटेन। आप बताइए 1 2 3 के अलावा इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के 3 ही तो आइसोमर दिख रहे हैं, क्या चौथा संभव है? नहीं साहब, चौथा नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि जब आपको एल्केन दिया गया है तो आप इसमें फंक्शनल आइसोमर तो बना नहीं सकते, मेटामर टाटोमर बना नहीं सकते। जब भी आप सोचेंगे या तो PI होगा या तो CI होगा, 2 ही मुख्य रूप से आइसोमर की संभावना पनपती है इसमें। तो आप देखिए, ये और ये दोनों एक दूसरे के चैन आइसोमर हो गए, ये और ये एक दूसरे के चैन आइसोमर हो गए।
कोई दिक्कत? 1 2 3। तो इसके टोटल कितने आइसोमर हुए भैया? इसके बने 3 आइसोमर्स। 3 आइसोमर्स। एग्जाम्पल और भी ले लें जरा, ये देखना। मान लीजिए हम ले लेते हैं ये C6H14। अब आपसे पूछा जाए भैया बताओ इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो आइए जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक आइसोमर बना। 1 2 3 4 5 यहाँ ले लिए। 1 2 3 4 5 ये मेथिल ग्रुप तीसरे पर लगा दिए हम लोग। बोलिए भाई, जरा यहाँ देखें भैया। 1 2 3 4 कार्बन कर लिए, इसको ऐसे लगा दिए। ये देखना, इसी को आप ऐसे भी तो लगा सकते थे। दोनों ऐसे लगा दिए आप। बोली तो कितने आइसोमर इसके बने? 1 2 3 4 और ये 5 आइसोमर बने। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये जो 5 आइसोमर हम लोग बनाए हैं ये एक दूसरे के दोनों कौन है? ये दोनों एक दूसरे कौन से आइसोमर हैं? ये दोनों चैन आइसोमर हो गए। ये दोनों एक दूसरे कौन से आइसोमर हैं? चैन आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे कौन से आइसोमर हैं? पोजीशन आइसोमर। क्यों पोजीशन आइसोमर हैं? क्योंकि यहाँ पर मेथिल दूसरे पर लगा है और यहाँ मेथिल तीसरे पर लगा है। आप देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन का ये चैन है, 1 2 3 4 5 कार्बन का ये चैन है। चैन नहीं छोटा बड़ा हो रहा है, चैन वही है, बस पोजीशन मेथिल ग्रुप का यहाँ दूसरे पर और यहाँ तीसरे पर, तो दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो गए। यहाँ चैन देखिए छोटा बड़ा हो जा रहा है। 5 कार्बन का चैन था, ये 4 कार्बन का चैन हो गया। 4 नहीं बल्कि 5 कार्बन का हो गया। 6 है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, ये 5 कार्बन के हो गए। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि ये और ये दोनों एक दूसरे कौन सा आइसोमर है भैया, तो ये पोजीशन आइसोमर हो गए। तो अगर आप गिने कि 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने आइसोमर इसके हो गए? 5 आइसोमर इसके बने। 5 आइसोमर्स बने। बात स्पष्ट हुआ? ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखें, ये आपके सब एनसीईआरटी में दिया गया बेटा। एनसीईआरटी की किताब में 368 नंबर पेज पर ये चीज़ काउंट किया गया है, ठीक है। वहाँ C5H12 में दे रहे हैं 3 आइसोमर, C6H14 में दे रहे हैं 5 आइसोमर, C7H16 में दे रहे हैं 9। ये 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। वहीं पर C10H22 के वो दे रहे हैं 75 आइसोमर्स। तो ये सौजन्य से एनसीईआरटी हम लिख रहे हैं। आप एनसीईआरटी में जाइएगा, एल्केन वाले चैप्टर में वहीं पर ढूंढिएगा। हमारे पास जो बुकलेट है, किताब है एनसीईआरटी की, वो थोड़ी पुरानी किताब है, उस पर 368 नंबर पेज पर ये चीज़ दिया गया है। आपके एनसीईआरटी किताब में हो सकता है 1-2 पेज आगे पीछे हो, ठीक है, तो आप वहाँ चेक करिएगा। ये नंबर ऑफ आइसोमर्स दिए गए हैं। इट्स क्लियर। आइए एल्केन के बाद हम लोग एल्कीन में काउंट करते हैं कि भाई एल्कीन में कितने आइसोमर संभव हैं। कैसे? एक एक एग्जाम्पल, 2-2 एग्जाम्पल करके हम लोग लेकर के चल रहे हैं बेटा। तो एल्कीन में जब हम लोग आते हैं तो C4, बल्कि एल्कीन से पहले हम लोग एल्किल हैलाइड में जरा आ जाएं बेटा, क्योंकि हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना, तो पहले एल्केन पढ़ लिए, फिर एल्किल हैलाइड भी पढ़ लेते हैं। एल्काइल हैलाइड में जरा देख लें भैया। जैसे ये हो गया C4, 4 दूना 8, 2 10, C4H9Cl। अगर आपसे पूछा जाए भैया बताओ इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो जरा चेक कर लेते कितने आइसोमर इसके बनेंगे भाई। 1 2 3 4 और ये हो गया Cl। एक कंपाउंड ये बना, 1 2 3 4 Cl यहाँ लग गया। इसी में आप 1 2 3 Cl यहाँ लग गया। भाई हमने किया क्या? 4 कार्बन का चैन बनाया तो Cl को प्राइमरी लगाया, दिस इज N ब्यूटिल क्लोराइड बनाया, ये हो जाएगा Cl। ये प्राइमरी एल्किलाइड है, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, तो Cl देखिए सेकेंडरी पे लगा है।
तो इसे हम कह रहे हैं साहब सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसको हम क्या कह रहे हैं भैया? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। यहीं पर एक और बन सकता था बेटा, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड हो गया भैया। तो देखिए 1 2 3 4 चार स्ट्रक्चरल दिख रहे हैं। इसी में अगर आप इसको देखें तो ये कायरल कार्बन है, इधर मेथिल लगा, इधर एथिल लगा, इधर Cl और यहीं पर H तो लगा होगा। तो इसके D और L ये भी तो फॉर्म बनेगा ना। तो अगर आप दो इसको काउंट किए, 2 3 4 और ये 5, तो टोटल इसके 5 आइसोमर बनेंगे और 4 इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे बेटा। तो अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा जाएगा तो आप 4 ही बताइएगा। टोटल आइसोमर पूछा जाएगा तो इंक्लूडिंग स्टीरियोमर, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 आइसोमर्स। क्लियर हुई बात? तो इसको आप देख लीजिए फटाक से भैया। अगला देखें जरा। इसी तरह से अगर हम लोग एल्काइल आइसोमर्स निकालें, एल्काइल आइसोमर्स, एल्काइल आइसोमर्स जैसे C4H9 फ्री रेडिकल, C4H9 कार्बोनियम आयन, C4H9 कार्बन आयन। दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, ब्यूटाइल कार्बन आयन। तो एल्किल आइसोमर्स ज्ञात करने के दिमाग में बैठा लें, फार्मूले हैं, किताबों में दिया गया है। इसका निकालने का जो तरीका है, जो फार्मूला दिए, नंबर ऑफ आइसोमर्स इक्वल टू होगा बेटा 2 का पावर n-2। तो अगर आप यहाँ देखें, n इज द नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है बेटा इसमें? 4। तो आप देखें 2 का पावर 4-2, ठीक है। तो 4 में से 2 निकालेंगे 2, तो 2 का पावर 2 निकल कितना आ जाएगा? 4। तो इसके 4 आइसोमर बनेंगे। हम लिख दे रहे हैं, इनके कितने आइसोमर बनेंगे? 4 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। चेक करके देख लेते 4 आइसोमर्स बन रहे हैं कि नहीं। ये देखना 1 2 3 4, आप फ्री रेडिकल यहाँ लगाए, N ब्यूटिल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल आप यहाँ लगाए, सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, ये देखना आइसोब्यूटाइल फ्री रेडिकल यहाँ लगा दीजिए, टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल बना। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 आइसोमर्स इसके बने, 4 आइसोमर्स लिखे जा चुके हैं। अगर आप कार्बोनियम आयन का बनाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 और यहाँ पॉजिटिव लगाते चले जाइएगा। कार्बन आयन का पूछा जाएगा तो निगेटिव 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 और यहाँ निगेटिव लगाते चले जाइएगा। बात स्पष्ट हुआ? जरा ध्यान से आप देखें। अगर हम आपसे पूछें, बताइए C5H11 फ्री रेडिकल का पेंटाइल फ्री रेडिकल या पेंटाइल कार्बोनियम आयन या पेंटाइल कार्बन आयन, इनके कितने आइसोमर बनेंगे? तो देखना 2 का पावर 5-2, तो 2 का पावर 3 निकल कितने आ जाएंगे इसके? 8 आइसोमर्स इसके बनेंगे। कितने बनेंगे भैया इसके? 8 आइसोमर्स बनेंगे। बना लीजिएगा फट से भाई 8 आइसोमर्स। तो ये एल्किल आइसोमर्स की गणना हम लोगों ने किया। आइए जरा हम लोग एल्कीन में एंट्री मारे भैया। एल्कीन में ढूंढते भाई कितने आइसोमर्स इसके बनेंगे। ये देखें जरा एल्कीन में, तो हम पहले C3H6 की बात करते हैं। अगर C3H6 की बात करें आप तो देखें 1 2 3, एक ही आइसोमर बना। इसी में आप ऐसे ले लें तो कितने आइसोमर इसके बनेंगे?
2 आइसोमर्स बना बेटा इसका। कितने बने इसके? खाली 2 आइसोमर। कौन कौन भाई? एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज्ड चेन। अगर आप यहीं पर C4H8 ले लें तो इसके कितने बनेंगे? आइए पता करते हैं। 1 2 3 4। ये देखना डबल बॉन्ड यहाँ लगा। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड हम यहाँ लगा दे रहे हैं। ठीक है। इसी में आप देखिए, इसको ऐसे भी आप बना सकते थे। इसके देखिए 2 बन के आएंगे बेटा। एक सिस बनेगा और दूसरा ट्रांस बनेंगे। सिस और ट्रांस भी तो इसमें संभव है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 आइसोमर ये हो गए, एक ये 3। इसका देखिए आप, ये भी तो बना सकते थे। रिंग ओपन चेन इसका हो गया। ये देखना रिंग ओपन चेन। ये दोनों पोजीशन आइसोमर हो गए, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर हो गए। इसी का एक और चैन छोटा कर दें इसका, ये ले लें तो 2 2 4 3 7 और 1 8। गिनते रहिएगा, कार्बन हाइड्रोजन कहीं ऊपर नीचे ना होने पाए भाई। तो देखिए कितने आइसोमर इसके बने? 1 2 3 4। तो 2 ये हुआ और 3 ये हुए। टोटल कितने आइसोमर इसके हुए बेटा? 5 आइसोमर्स। क्लियर? 5 आइसोमर्स इसके आप बना लिए। क्लियर बात? देखना 1 2 इसके, 3 4 5। अच्छा ध्यान से देखें बेटा, इसमें एक आइसोमर और बन सकता था। कैसे? आप इसके चैन छोटा कर देते, ये भी तो एक बन सकते थे। बोलिए, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसके 5 नहीं बनेंगे बेटा। इसके कितने बने? इसके 6 आइसोमर्स इसके बनेंगे। इट्स क्लियर? 6 आइसोमर्स बने बेटा। आइए जरा हम लोग अब एल्काइन में एंट्री करते हैं। मिटा दें इसको। चलिए भैया मिटा देते हैं। एल्काइन में देख लें भैया जरा। क्लियर? जैसे C3H4, दूसरा C4H6। 2 कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं क्योंकि दोनों से ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं। क्लियर? C3H4 को जरा ओपन कर लीजिए भाई, देखिए कितने आइसोमर इसके बनते हैं। तो चलिए चेक करते हैं भाई। 1 2 3, 1 आइसोमर बना। दूसरा इसका देखिए डाइईन बना। तीसरा इसका देखिए। तो टोटल कितने आइसोमर बने इसके? 3 आइसोमर्स बने। क्लियर? C4H6 का जरा देख लेते हैं भाई हम लोग। ये देखना 1 2 3 4। भाई ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा। अच्छा ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हुए। ये और ये रिंग ओपन हुए, रिंग ओपन हुए। क्लियर? ये देखना 1 हुआ 2 हुआ। ये दोनों एक दूसरे कौन सा आइसोमर हुए? पोजीशन आइसोमर। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर इसका बना लीजिए। ये देखना सिस और ट्रांस भी शो कर सकते हैं। इसी का एक और बन जाएगा। अगल बगल डबल बॉन्ड आप लगा दें, बना। इसी के आप रिंग में चले आइए। ये देखना आप इसके इसमें कन्वर्ट हो जाइए। ये देखना ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड बाहर की तरफ कर लीजिए। बना? कितने बन गए? 1 2 2 ये हो गए 4
5 6 7 8 9, एक और बन जाएगा, ये देखना। ये भी तो बन सकता था बाईसाइक्लो वाले कंपाउंड। नहीं नहीं, 1 2 3 4 गलत है, ये वाला बनेगा बेटा। कार्बन नंबर बदल गया ना इसमें, ऐसे कर सकते थे, या इसको आप ऐसे देख लेते इस टाइप से। ये भी, ये बन गए। टोटल कितने हो गए इसके? 1 2 3, ये 2 है बल्कि, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसके टोटल कितने आइसोमर हुए? 10 आइसोमर्स। अब अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने ओपन चेन वाले होंगे, तो 1 2 3 4 और ये 2 हुए ना, तो 5 इसमें ओपन चेन होंगे, 5 ओपन चेन हुए और 5 साइक्लिक होंगे, या क्लोज चेन आप कह सकते हैं। तो स्पष्ट हुआ, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किलाइड, एल्काइल आइसोमर्स, ये चीज़ें क्लियर हुई, स्पष्ट हुई। आइए आगे देखते हैं बेटा, इसको पहले मिटा दें जरा। आइए बेटा, अल्कोहल और ईथर में जरा हम लोग देख लें, ठीक है। पहले छोटे अल्कोहल हम लोग लेकर के चलते हैं, C3H8O में देखते हैं, ठीक है। अगर आप इसका DB निकालेंगे तो DU इसका 0 निकल करके आएगा। 3 कार्बन का ये देखना अल्कोहल बनाए हम, एक कंपाउंड ये बन सकता था, दूसरा ये बन सकते थे, OH हम यहाँ लगा देते, क्लियर। प्रोपेन 1 आल हुआ, प्रोपेन 2 आल हुआ, दोनों एक दूसरे के चैन आइसोमर हैं। इसी का देखिए फंक्शनल आइसोमर ये बन जाएगा, मेथॉक्सी इथेन, एथिल मेथिल ईथर। ओके, ये कंपाउंड कितने बन करके आए इसके? 3। तो कितने आइसोमर इसके बन गए भैया? 3 आइसोमर्स बने। स्पष्ट? आइए जरा, C4H10O का जरा देख लें हम लोग भैया। C4H10O के जरा देख लें बेटा। C4H10O के जब हम लोग आइसोमर्स निकालेंगे तो स्ट्रक्चर बनाते हुए चले हम लोग। ब्यूटेन 1 आल हुआ, ब्यूटेन 2 आल हुआ, ये देखना, मतलब ये हुआ N ब्यूटिल अल्कोहल, ये हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हुआ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये हुआ टर्सेरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर आप यहां देखें तो ये कार्बन कायरल है बेटा, देखना, 1 D और L इसके 2 बन गए, 3 4 और ये 5। स्ट्रक्चरल अगर आप देखेंगे तो 4 अल्कोहल के हो गए। ईथर में आप इनको कन्वर्ट कर लीजिए, एक ये बना, एक ये बना, एक ये भी तो बन सकता था, ये बन कर क्या है। ये सब एक दूसरे के अगर आप ध्यान से देखें तो मेटामर्स हैं बेटा। ये भी एक दूसरे के क्या हैं? मेटामर्स हैं, ठीक। मेटामर के साथ साथ ये दोनों चैन आइसोमर भी हैं, और ये दोनों मेटामर के साथ साथ पोजीशन आइसोमर भी हैं। क्योंकि यहाँ देखिए प्रोपेन है, 1 पे मेथॉक्सी लगा, ये प्रोपेन है, 2 पे मेथॉक्सी लगा। तो अगर आप गौर से देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7,
तो स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा 4 + 3 यानी टोटल कितने हो गए 7। स्टीरियो को भी अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो अगर आपसे कहा जाए इस कंपाउंड के टोटल कितने बनेंगे, तो स्टीरियो अगर इंक्लूड करेंगे तो 8 आइसोमर, स्टीरियो छोड़ देंगे तो 7 आइसोमर, 7 में 4 अल्कोहल के होंगे और 3 ईथर के होंगे। बात स्पष्ट हुआ। इसी तरीके से इसमें एक और कंपाउंड आप देख सकते थे। अगर आपसे कहा जाता कि C5H12 का इनका अगर आप निकालेंगे तो C5 5 वाले कार्बन देख लें, C5H12O का, तो इसमें कुछ किताबें लिखती हैं कि इसमें 14 आइसोमर्स होंगे, 14 आइसोमर होंगे, 8 अल्कोहल के और 6 ईथर के। तो इसको जरा लिख लीजिए बेटा फट से। आइए बेटा एल्डिहाइड और कीटोन पे जरा हम लोग देख लें। जैसे C3H6O, ठीक है। इस कंपाउंड का अगर मान लीजिए हमको निकालना हो कि भाई कितने इसके आइसोमर बनेंगे, बल्कि C3 के जगह पर आप C4 ले लें, C4H8O, ठीक है। तो पहले तो आप इसका DB निकालेंगे, DB एक निकल करके आएगा, तो कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ठीक है। जरा देखना 4 कार्बन का एक हुआ, 2, ये दोनों एक दूसरे के, ध्यान दीजिएगा ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये कौन से आइसोमर हैं, चैन आइसोमर हैं। क्लियर। इनको आप इधर कन्वर्ट कर लीजिए कीटोन में, लेकिन इनाल में न ले जाइएगा। क्लियर। इसलिए हम इसका अनसैचुरेटेड अल्कोहल काउंट नहीं कर रहे हैं। तो कितने आइसोमर इसके हुए भैया, ये फंक्शनल आइसोमर हो गया एक दोनों, इसे कितने आइसोमर हुए 3 आइसोमर्स। बात स्पष्ट। ऐसे ही C5H10O के आप निकाल सकते हैं, इसके बनेंगे 7 आइसोमर। यहाँ पर देखिए 2 एल्डिहाइड के बने और 1 कीटोन के बन रहे हैं। ऐसे 7 में 4 एल्डिहाइड के बनेंगे और 3 कीटोन के। बात स्पष्ट हुआ। ऐसे ही एसिड और एस्टर के भी आप ज्ञात कर सकते हैं भाई। इसको मिटा दें पहले। आइए C2H4O2, ये हम लोग एसिड और एस्टर्स के केस में देख रहे हैं। डीबीज का आप निकालेंगे, एक निकल करके आएगा। क्लियर। कंपाउंड जरा आप गौर करें, CH3COOH, ये कंपाउंड हुआ। एक और इसके आइसोमर बन सकते थे, ये तो एसिड था, इसका आप एस्टर बना लीजिए, बन गया। एसिड हुआ, एस्टर हुए। इसी को आप ऐसे बना सकते थे, ये देखना अनसैचुरेटेड डाइआल भी बन सकता था। एक आप एल्डिहाइड कर दीजिए, दो, 3, 4, 5, 6। एक मिनट, इसको आप ऐसे भी तो कर सकते थे। 3 कार्बन हो गया ना बेटा, ये हो गया CHO CH2OH, आप ये ले सकते थे। गिन लीजिए तो कितने बने इसके, 1, 2, 3, और इसके सिस और ट्रांस भी तो बनेगा, तो 2 ये हुए, 3, 4 और ये 5। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के कितने आइसोमर्स बने भैया,
5 आइसोमर्स बने। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। आइए जरा अमीन में हम लोग देख लेते हैं भैया। अमीन में C3H9N, इसका DU आप निकालेंगे तो DU निकल के आएगा 0। अगर DU 0 निकल कर के आ रहा है बेटा तो कंपाउंड या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन। ये देखना, एक ये बना, दूसरा कंपाउंड ये बन सकता है, तीसरा कंपाउंड ये बन सकता है। ठीक, इसमें एक कंपाउंड और बन सकता था। ये देखना, क्लियर? 1 2 3 और ये 4 आइसोमर। भाई ये दोनों एक दूसरे क्या हुए? पोजीशन आइसोमर। ये और ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हुए बेटा। तो कितने इसके बन सकते हैं? 4 आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं। क्लियर? आइए जरा कुछ एग्जाम्पल हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के भी देख लेते हैं बेटा। एरोमेटिक कंपाउंड में तो इसको पहले मिटा दें हम लोग, ठीक है? एरोमेटिक कंपाउंड में जरा आ जाए बेटा हम लोग। 2 एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं, C7H8O और C8H8O। क्लियर? पहले हम लोग इस कंपाउंड को पकड़ते हैं, इसका हम लोग DU निकालेंगे तो DU कितना निकल के आएगा? 4। हमने पीछे कहा था कि अगर DU 4 निकल कर के आए तो इसका मतलब कंपाउंड में एरोमेटिक रिंग मौजूद है। इस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 + 0। तो 4 ये बता रहा है कि कंपाउंड एरोमेटिक है और 0 ये बता रहा है किसी कंपाउंड में अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं तो कंपाउंड या तो अल्कोहल होता है या ईथर होता है। ठीक है? तो जरा देखना भैया, इसका कंपाउंड हम बनाने चल रहे हैं। ये देखना, ये कंपाउंड बना, दूसरा कंपाउंड देखें, तीसरा कंपाउंड इसका देखें, चौथा कंपाउंड इसका देखें, ये देखना। इसी का फंक्शनल आइसोमर भी आप देख सकते थे। ये देखना, ये सब एक दूसरे क्या हैं? पोजीशन आइसोमर हैं। यहाँ पे OH का पोजीशन नहीं बदल रहा, ध्यान रहे। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है क्योंकि ये 2 मेथिल बेंजीन 1 आल है, ये 3 मेथिल बेंजीन 1 आल हैं और ये 4 मेथिल बेंजीन 1 आल हैं। ये है मेथॉक्सी बेंजीन, इसी को हम लोग एनिसॉल कहते हैं। बात स्पष्ट हुआ? तो 1 2 3 4 और ये 5, इसके 5 आइसोमर्स बने। इस कंपाउंड के कितने आइसोमर बनेंगे? इस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स बनेंगे बेटा? पहले इसका हम लोग DU निकालते हैं। जब आप DU निकालेंगे तो इसका DU निकल करके आ जाएगा 5। 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1। 4 ये बता रहा है बेंजीन रिंग, और किसी कंपाउंड में अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन। तो यहाँ पर भैया देखिए CH2 CHO, एक कंपाउंड ये हुआ, दूसरा कंपाउंड देखिए ये एल्डिहाइड है, इसका कीटोन बन गया। इसका मेथिल ग्रुप यहाँ लगा दीजिए, CHO को यहाँ लगा दीजिए। ये देखना,
बने 1 2 3 4 और ये हुआ 5 आइसोमर्स टोटल बने। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं बेटा। बात स्पष्ट हो? तो 5 इसके टोटल आइसोमर्स बनेंगे, 5 इसके बन रहे हैं। लेकिन याद रखिए ये कंपाउंड अल्कोहल ईथर है एरोमेटिक, और ये कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन है एरोमेटिक। तो अगर 5 होगा तो उसको तोड़ लीजिएगा 4 + 1 में। अगर 1 निकल करके आ रहा है 4 के साथ तो एल्डिहाइड कीटोन, 4 के साथ अगर 0 निकल करके आ रहा है तो अल्कोहल या ईथर। रिंग तो होगा ही होगा उसमें। बात स्पष्ट हो? तो ये थोड़े से जो उदाहरण आपके सामने पेश किए गए, ये सब एग्जाम्पल्स नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करने वाले थे, जिसमें हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। बात स्पष्ट हुआ? आगे भी हम लोग देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स कैसे काउंट किया जाता है। तो इसको पहले मिटा दिया जाए भाई। आइए बेटा हम लोग अब देखते हैं जरा स्टीरियो आइसोमर्स कैसे काउंट किए जाते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में 2 हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करना सीख रहे हैं। क्लियर? इसमें 3 कैटेगरी हो सकता है। तो पहले तुम 2 कैटेगरी में इनको बांटते हैं। इफ टर्मिनल्स आर डिफरेंट, अगर दोनों तरफ टर्मिनल्स क्या हों? डिफरेंट हो। जैसे इधर Cl लग गया, इधर Br लग गया। दूसरा, इफ टर्मिनल्स आर सेम, क्लियर बात? टर्मिनल्स आर सेम, अगर टर्मिनल सेम हो तो अगर टर्मिनल सेम होंगे तब इसमें 2 कैटेगरी बन करके आएगी बेटा, 2 कैटेगरी बन करके आएगी। पहली, n इज इवन, और दूसरा n इज ऑड। याद रखिएगा n क्या है? यहाँ पर हम n = नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स मानकर चल रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर देखिए n कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं। और यहाँ देखना डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। तो अगर टर्मिनल हमारा डिफरेंट है तब हम ऑड n है कि इवन n है इससे मतलब नहीं। लेकिन अगर हमारा टर्मिनल सेम है, दोनों तरफ के टर्मिनल्स छोर किनारे पर सेम ग्रुप लगा हुआ है, तब हमें देखना होगा इवन है कि ऑड है। अगर इवन होगा, इधर देखना, इधर लगा CH3, इधर भी लग गए CH3, दोनों तरफ का देखिए एंड सेम है। यहाँ देखना बेटा, इधर देखिए दोनों तरफ का एंड क्या है? सेम। ये ऑड नंबर में हो गया, ये इवन नंबर में हो गए। क्लियर? तो अगर ऑड हो या इवन हो लेकिन दोनों तरफ के एंड डिफरेंट हो तो फार्मूला क्या लगता है? GI = हो जाएगा 2 का पावर n। बस सिंगल एक ही फार्मूला लगेगा, 2 का पावर n। तो जरा इसका GI निकालिए, कितना निकल के आएगा भैया? तो 2 का पावर कितने हैं? 3 हैं। तो कितना निकल के आ जाएगा? 8 आइसोमर इसके बने। इसका अगर आप निकालेंगे कितने आइसोमर बनेंगे भैया? तो 2 का पावर 2 निकल कितना आ जाएगा? 4 आइसोमर्स। फार्मूला यही लगेगा। अगर इवन नंबर है तब फार्मूला क्या लगेगा हमारा? ये देखना, GI = हो जाएगा 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर n/2 - 1। और अगर ऑड होगा तो यही GI = हो जाएगा 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर n-1/2। याद रखिएगा फार्मूले में अंतर। अब जब आप इसका GI निकालोगे
तो 2 का पावर कितने, डबल बॉन्ड है 2, तो 2 - 1 हो गया, और प्लस 2 का पावर 2/2 - 1, ठीक। तो इधर देखना 2 का पावर 2 - 1, तो 2 का पावर 1 हुआ नहीं 2 हुआ, और हो जाएगा 2 का पावर 0, तो हो जाएगा 2 + 1 निकल कितना आ जाएगा, इसके 3 आइसोमर बनेंगे। स्पष्ट। इनके जरा देख ले कितने आइसोमर्स बनेंगे Gi, तो 2 का पावर कितने 3 है, तो 3 - 1 प्लस 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 - 1/2, तो हो जाएगा 4, और प्लस 3 में से 1 गए 2, 2/2 1, तो हो जाएगा 2, निकल कितना आ जाएगा इसके 6 आइसोमर। तो इसके भैया 6 आइसोमर बनेंगे, इसके 3 आइसोमर बनेंगे, इसके 4 बनेंगे, और इसके 8 आइसोमर बनेंगे। तो बिल्कुल याद रखिएगा, टर्मिनल हमेशा हमको देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ज्ञात करते समय। क्या देखना है, टर्मिनल। टर्मिनल अगर डिफरेंट है तो सिंपल फार्मूला लगेगा 2 का पावर n, n जहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ देखें अगर टर्मिनल हमारा सेम होगा, अगर टर्मिनल हमारा सेम होगा, तो अगर सेम है तो उसमें हमें देखना पड़ेगा n इवन है कि n हमारा ऑड है। अगर ऑड होगा तो 2 का पावर n - 1 प्लस 2 का पावर n - 1/2 होगा, और अगर इवन होगा तो 2 का पावर n - 1 प्लस 2 का पावर n/2 - 1। यहाँ n/2 n को डायरेक्ट 2 से डिवाइड किया जा रहा है क्योंकि डिवाइड हो सकता था, और यहाँ पर n को डायरेक्ट 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि n ऑड है हमारा, इसलिए n में से 1 माइनस करके तब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। बात स्पष्ट हुआ। तो ये थोड़ा सा चर्चा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करने में किया गया। क्लियर। आइए हम लोग इसके बाद का देखते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे काउंट किए जाते हैं। तो बेटा आइए बेटा, अब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर को कैलकुलेट करने चल रहे हैं। पूरे ऑप्टिकल आइसोमर के मॉलिक्यूल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल, या इसी को अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, दूसरा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, और तीसरा स्यूडोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्लियर। डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं, जिनको आप 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे CHO है, CH2OH है, यहाँ लगा दें OH, यहाँ लगा दें H, यहाँ लगा दें OH, यहाँ लगा दें H, यहाँ लगा दें OH, यहाँ लगा दें H, यहाँ लगा दें OH, यहाँ लगा दें H। कंपाउंड कौन सा हुआ, इधर देखना। इनडायरेक्ट अगर आप देखें तो ये ग्लूकोज है, फार्मूला ग्लूकोज का ही। देखना 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये 4 कार्बन। कितने कायरल कार्बन है इसमें, 4। तो जो N है ये N, ये कायरल कार्बन है। अगर कभी भी डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इक्वल टू होता है 2 का पावर n। n इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। मीजो इसमें 0 होंगे, और रेसिमिक मिक्सचर जितना बनेगा उसका आधा लिया जाएगा, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर D और L के पेयर होते हैं, इसलिए जितने आइसोमर बनेगा उसका जस्ट हाफ हो जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। टोटल आइसोमर अगर आपको इसमें निकालना होगा तो हो जाता है A + M। तो चूंकि M 0 है तो जो A बनेगा वही टोटल आइसोमर होगा। तो आइए जरा पता करते हैं कि ग्लूकोज में कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बनेंगे। तो 2 का पावर n कितना हुआ, 4, तो कितना हो जाएगा 16। तो टोटल 16 आइसोमर बनेंगे, जिसमें 8 D बनेगा और 8 L बनेंगे। ठीक है। इसी 8 पेयर ही रेसिमिक मिक्सचर बना रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल रेसिमिक मिक्सचर कितना हो गया, तो आप कहेंगे गुरुजी 8। बात स्पष्ट। जरा इधर आ जाएं आप। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जिनको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप ये एग्जाम्पल देखें, यहाँ लगा OH, यहाँ लगा OH, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl। अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप लाइन खींचें तो इनको 2 पार्ट में आप क्या कर सकते हैं बेटा, डिवाइड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ CH3 लगा दे रहे हैं, कोई ज़रूरी थोड़े कि हम OH ही बार बार लगाएं। ये देखना, तो आप यहाँ से आप देखिए इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं।
सिमेट्रिक होते हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, आधा पार्ट दूसरे आधा पार्ट का मिरर इमेज होता है। तो यहाँ देखें कितने कायरल कार्बन हैं, 1 2 3 और ये हुआ 4। तो अगर आप इसका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है A = 2 का पावर n-1। तो जब आप इसका A निकालेंगे तो 2 का पावर कितने कायरल सेंटर हैं, 4, तो 2 का पावर हो गया 4। क्लियर भैया? आप देखिए इसको इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते थे, अगर आप यहाँ बांटते तो ये तो बांटते, लेकिन क्या CHO के सामने CH2OH आ रहा है ना, CHO के सामने CHO क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर सेम ग्रुप होता तो सिमेट्रिकल हो जाता। दोनों तरफ इंड देखिए डिफरेंट ग्रुप का है, इसलिए अनसिमेट्रिक या डिससिमेट्रिक हो गया था। इसके हो गए 16 भैया आइसोमर बने। मीजो अगर आप इसका निकालेंगे तो 2 का पावर 4/2 -1 होगा, तो 4/2 2 ही हुआ, 2 में से 1 गए, 1 हुआ तो निकल करके आ गए 2। तो अगर आप टोटल इसका आइसोमर निकालेंगे तो 16, 1 मिनट, 2 आए तो 2 में से 1, हाँ ठीक, 16 + 2 कितना निकल के आ जाएगा, 18। और अगर आप D और L देखेंगे तो 8D हुआ, 8L हुए। इसका रेसिंग मिक्सचर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 निकल करके आएंगे। तो 8 पेयर रेसिंग मिक्सचर के बनेंगे। ऐसे स्यूडोसिमेट्रिक के केस में जरा देख लें भैया, स्यूडोसिमेट्रिक वो मॉलिक्यूल होते हैं जो देखने में अनसिमेट्रिक होते हैं, लेकिन अगर उनका सेंट्रली कार्बन को आप ढक लें, शेडेड कर लें, उसके रेफरेंस में अगर आप देखें, सेंट्रल कार्बन के रेफरेंस में देखें तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाता है। कैसे, जरा देखना इधर, ये देखना OH 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 OH, यहाँ लगा H H H H और ये H लगे। अब अगर आप बीच के इस वाले कार्बन को अगर आप ढक लें ऐसे, देखें, ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूल क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। CH3 का चित्र CH3 के सामने, OH का चित्र H के सामने H, OH के सामने OH। देखिए अगर आप इसको ऐसे ढक लें तो मॉलिक्यूल देखिए सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, अगर आप इसको छोड़ दें तो सिमेट्रिक नहीं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल कार्बन को अगर रिमूव कर दिया जाए और मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाए तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग स्यूडो सिमेट्रिक कहते हैं। क्लियर? स्यूडो सिमेट्रिक में बीच का कार्बन देखिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, मतलब कायरल नहीं है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस दौरान बीच के कार्बन को भी कायरल मानकर चलेंगे। क्लियर? जैसे देखना यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 कार्बन कायरल सेंटर हैं ये, लेकिन बीच के कार्बन को भी हम कायरल मानेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे। अगर हमसे कोई पूछेगा भाई इसमें कितने कायरल कार्बन है तो आप बोले कि 4, लेकिन कैलकुलेशन करते समय हम क्या मानेंगे इसको, 5। तो कैलकुलेशन जब आप इसमें करोगे, देखिए A इसका कितना निकल करके आएगा, 2 का पावर 5 -1 -2 का पावर 5 -1/2, तो हो जाएगा भैया 4 हुआ, तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5 में से 1 गए 4, 4/2 2, तो हो जाएगा 4, निकल कितना आ जाएगा 12। तो इसमें 6D बनेंगे और 6L बनेंगे। तो टोटल इसके देखिए ऑप्टिकली एक्टिव 12 बन करके आए। और जब आप इसका मीजो निकालेंगे तो 2 का पावर 5 -1, ठीक है, तो 2 का पावर 5 -1/2 जब आप निकालेंगे तो 5 1 4, 4/2, 2 का पावर 2, तो कितना निकल के आ जाएगा 4। तो जब आप इसका टोटल निकालेंगे तो 12 + 4 निकल कितना, 12 + 4 कितना, 16 आइसोमर इसके बन करके आएंगे। तो आइसोमर इसके 16 होंगे। और रेसिविंग मिक्सचर इसके कितने बन करके आ रहे हैं भैया, 6 बन करके आ रहे हैं। बात स्पष्ट हुआ? तो ये जितना आपके सिलेबस में था उतनी बात आपके साथ करी गई। इसी में छोटा सा टॉपिक स्पेसिफिक रोटेशन वगैरह पूछा जाता है। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, स्पेसिफिक कंडीशन में जब हम ऑब्जर्व एंगल ज्ञात करते हैं तो उसी को हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन वगैरह चूँकि डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप लिख लीजिएगा बेटा। यही थोड़ी सी बातें करी गई, शेष हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।